नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले हम जालौन की बात करेंगे। जालौन जिले के अंबरगढ़ गांव में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक गांव में उस वक्त खलबली मच गई जब ग्रामीणों के घरों में लगे हैंडपंप से शुद्ध पानी की बजाय पेट्रोलियम पदार्थ निकलने लगा। इस अप्रत्याशित घटना से पूरे गांव में दहशत तो नहीं है, लेकिन एक कौतूहल है, चर्चा का माहौल है। स्थानीय प्रशासन इस घटना की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है और कुल मिलाकर ये पानी है, ये पेट्रोल है, प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से पानी में कालापन और झाग आ रहा है। आग लगाकर देखा तो वो जलने लगा। तब इस बात का संदेह हुआ कि गांव के पेयजल पाइपलाइन में पेट्रोलियम पदार्थ के आने के मामले पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू की है कि आखिर इसका मूल कारण क्या है, ये जांच की जा रही है। जी सही है। मेरे नल में कच्चा तेल निकल रहा है, उसमें गंध आ रही है। ना उस पीने के लायक बचा है नल, ना जानवर पी रहे हैं उसमें। पूरी रात तो उसको समर चलाई हुई है, पूरी रात में उसमें कच्चा तेल आ रहा है। उसमें आग लगा कर देखा, उसमें आग लग रही है, उसमें गंध आ रही है, चिकनाहट है उसमें। वो अलग पानी पे छा रहा है ऊपर। ये 2009 में लगा था, 15-16 साल हुए नल लगी हुई। अचानक कल से देने लगा अचानक। पहले तो उसको देखा, उसके बाद कुछ अधिकारियों को सूचित किया हमने। तो गांव के लोग दरअसल हैरान हैं कि भाई ये पानी की जगह पेट्रोल कैसे आ रहा है। लोग तो पेट्रोल ही मान रहे हैं। अब इसमें देखिए कई एंगल्स होते हैं अलग अलग। कुछ लोग खुश भी हैं कि चलिए पेट्रोल होता है तो थोड़ी आमदनी हो जाएगी। हालांकि पानी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कई चीजें हैं। सुशील नायक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। सुशील, कल भी हमने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से और आज भी हम इसकी बात कर रहे हैं। इस 24 घंटे के बीच में किस तरह की जांच हुई, क्या निकल कर आया? पेट्रोल है या पानी है, क्या हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ प्रशासन की टीम कल पहुंची थी और उन्होंने उस नल के पास ही हम मौजूद हैं। इसका पानी का सैंपल लिया है और उसे टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है कि आखिर कितने % इसमें पेट्रोलियम पदार्थ है और इसका स्रोत क्या है। प्रशासन की जिलाधिकारी ने प्रशासन की एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या स्रोत था जो नल से अचानक से पेट्रोल जैसा पतील भी है, आग लगाने से उसमें आग भी लग रही है। फिलहाल प्रशासन की जो पूरी टीम है वो इस मामले की जांच कर रही है और नल से पानी निकालने को लेकर उन्होंने बंद कर दिया, इस नल को सीज कर दिया है और जो इसमें समरसेबल डली हुई थी उसके भी वायर काट दिए हैं और जो घर के मालिक हैं उनको नल चलाने से मना किया है। जी नहीं, लेकिन निकला क्या? देखिए, उनको तो पानी की जरूरत है, जलापूर्ति की जाए, ये एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि चाहे हम जिला आबकारी अधिकारी की बात करें, जल निगम की बात करें, अग्निशमन विभाग की बात करें, इनको तो अपने अपने लेवल पर जांच करनी पड़ेगी ना। और ये भी बताइएगा कि ये एक ही घर से निकल रहा है या 2-3 आसपास के घरों में ऐसा ही पानी निकल रहा है? जी बिल्कुल, अभी इस अंबरगढ़ गांव में यही एक नल है जिससे पदार्थ पेट्रोलियम जैसा निकला है। हालांकि मकान मालिक जो है उन्होंने इसको पहले सोचा कि हो सकता है समर का कोई ऑयल हो जो लीकेज कर रहा हो, जिसको लेकर उन्होंने करीब 24 घंटे समर चलाई, लेकिन उस पदार्थ का निकलना बंद नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी, जिले के उस अधिकारियों को अवगत कराया। तब जिलाधिकारी ने एक टीम का गठन किया, वो टीम यहाँ पर पहुंची और पानी की सैंपलिंग कराई गई है। फिलहाल में अभी कोई निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंची है टीम के आखिर इसका क्या स्रोत था, किस वजह से जो पेट्रोल जैसा पदार्थ है वो नल से निकल रहा है। फिलहाल जो मकान के मालिक है उन्होंने इस नल का पानी पीना बंद कर दिया है और आस पड़ोस से वो पानी लाकर अपना ठीक है, प्रशासन को थोड़ा जांच करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, और ये जरूरी भी है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक है। सीएम योगी और सीएम धामी जो हैं वो मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, असम के सीएम भी मौजूद हैं। झारखंड समेत कई राज्यों के सीएम बैठक में शामिल हैं। तो ये हमने आपको इस बारे में जानकारी दी थी। और देखिए, जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर संभावनाएं हैं कि बातचीत होगी, चाहे वो सक्षम इकोसिस्टम बनाना, टियर 2-3 शहरों पर ध्यान देना, उसके अलावा एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार। एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेट के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है डायरेक्ट उससे जुड़ा होता है और एक बड़ा क्लास जो होता है किसी भी स्टेट का वो इससे जुड़ा होता है। एग्रीकल्चर को लेकर बात हो सकती है, बिजली, सौर ऊर्जा की हम बात करें, या फिर अलग अलग लेवल पे किस तरह से आगे बढ़ा जाए।
और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में स्पेशली विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। स्वाति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वाति, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और हमेशा नीति आयोग की बैठक से क्या निकल कर आएगा इस पर नजर रहती है। अभी क्या चर्चा है वहां पर? देखिए, सुबह 10 बजे के तकरीबन नीति आयोग की बैठक भारत मंडपम में शुरू हुई है और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक चल रही है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और किस तरह से राज्य विकसित हो सके, क्योंकि राज्य विकसित होगा तभी देश विकसित होगा और उसमें जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस 2047 है कि देश विकसित हो जाए, 2047 तक देश विकसित हो और इसीलिए जो राज्य विकसित हो सके तभी देश विकसित होगा। और यही वजह है कि बैठक में चर्चा विकसित राज्य को लेकर हो रही है और सामंजस्य किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच बना रहे, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है और मुख्यमंत्रियों की जो मांगे हैं वो भी इस बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में अपनी बात को रखेंगे और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा इस बैठक के अंत में। और इसके अलावा शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और पूरी जानकारी दी जाएगी कि नीति आयोग की बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने किन किन मुद्दों को उठाया है वो भी बातचीत में बताएंगे। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि इस वक्त जो बैठक नीति आयोग की चल रही है, इस बैठक में जो मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के आए हैं वो अपने अपने प्रदेशों के मुद्दे को नीति आयोग की बैठक में रख रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी मांगे हैं वो भी नीति आयोग की बैठक में रखी जा रही है और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन अंत में होगा। स्वाति, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब बैठक शुरू हुई थी तो ये भी कहा गया कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशली जब अलग अलग स्टेट्स के भी सीएम आते हैं, आपने पंजाब के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश एकजुट था और आज इस मीटिंग के बाद ये कहा गया टीम इंडिया जो है मिलकर मीटिंग कर रही है और पूरे देश की बेहतरी के लिए जो स्कीम्स हैं, अलग अलग स्टेट्स की क्या नीड है उस हिसाब से काम किया जाएगा। ये एक अच्छा जेस्चर भी साबित हो रहा है और आपने कहा कि प्रधानमंत्री भी बात रखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कौन से स्पेसिफिक इश्यूज जो है टच किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए हर वर्ष अगर आप नीति आयोग की बैठक को देखती हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रदेशों के मसले को वहाँ के मुख्यमंत्री उठाते हैं और प्रधानमंत्री का संबोधन अंत में होता है और पूरी जानकारी शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सामने आएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया उसके बाद नीति आयोग की बैठक हो रही है तो अलग अलग मुख्यमंत्री, चाहे पंजाब की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, वहां पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो परेशानियां हैं विकसित भारत को लेकर, जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर बैठक में चर्चा होगी और किस तरह से उसको दूर किया जाए जिससे विकसित राज्य बन सके, उसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। और पूरा फोकस 2047 पर प्रधानमंत्री का है कि विकसित राष्ट्र बनाया जा सके और इसी को लेकर नीति आयोग की बैठक में चर्चा चल रही है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको बताते हैं वाराणसी से। पिछले 24 घंटे से जारी है तेंदुए का खौफ। रिहायशी इलाके में तेंदुए की मौजूदगी ने टेंशन बढ़ा दी है। काशी के दर्जन भर गांव में तेंदुए ने तांडव मचाया हुआ है। अब तक 3 लोगों पर हमला कर चुका है। पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। वन विभाग की 3 टीमें तैनात है। लगातार वो लोकेशन बदल रहा है। पकड़ने के लिए आधे किलोमीटर की दूरी में जाल भी बिछाया गया है। अमूमन बहुत स्ट्रैटेजिकली आपने देखा होगा, चाहे उत्तराखंड या स्पेसिफिक उन जगहों से खबरें आती हैं जहां तेंदुए और जंगली जानवरों की रिहाइश है, आसपास में अगर जंगल हैं तो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश होती है सही तरीके से। अब डिपार्टमेंट सक्षम है या नहीं, उसके पास प्रॉपर संसाधन है या नहीं, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया है तो लग रहा है कि थोड़ा और अलर्ट होने की ज़रूरत है। 3 लोगों को जख्मी कर चुका है ये।
जैसा कि मैंने बताया, पार्षद जी द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो लोकेशन की खबर आई थी वो गलत है, लेकिन हमारे स्टाफ ने हम लोगों द्वारा सर्च किया गया है यहाँ पे सारी टीम के साथ मिलके, और अभी भी एक सर्च टीम यहीं पे रहेगी। अगर कोई और न्यूज़ पता लगती है यहाँ पाए जाने की तो हम लोग आगे एक्शन लेंगे। मेरे एडवाइस यही है कि खुद लोगों को पहरा बाहर जाके निकलना अवॉइड करें। अगर कहीं पे भी स्पॉटिंग हो रही है, आप लोग को तेंदुआ दिख रहा है, तो उसके पास ना जाए, ना ही उस पे हमला करने की कोशिश करें। आप सीधा वन विभाग को सूचित करें। खबर ये है कि कल चिरई गांव में 3 लोग जख्मी हुए हैं। काशी में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कई बार तेंदुआ अपना लोकेशन बदल चुका है और इस वक्त हमारी मौजूदगी बरियासनपुर में है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह 7 बजे तेंदुआ इसी लोकेशन पर देखा गया था। जिस तरीके से जो तेंदुआ अपना आतंक मचाया हुआ है, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो हैं उससे डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, बरियासनपुर में भी उसकी लोकेशन देखी गई है, आप लोग बरियासनपुर के रहने वाले हैं, किस तरीके से जो है यहाँ के लोग डरे हुए हैं और पुलिस और वन विभाग का क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, लोगों ने टीवी में अभी तक तेंदुआ, चीता और शेर को देखा था, और जब यहाँ पे कल शाम को 4 बजे 2 बच्चों को घायल किया, सवेरे 10 बच्चों को घायल किया, और उनके बारे में जो समाज में बातें फैल रही हैं कि मांस निकाल दिया है, बहुत बच्चे करा रहे हैं, तो इस तरह से ये बातें समाज में फैल रही हैं और लोग थोड़ा सा दहशत में हैं। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। अब तक 3 लोग जख्मी हो चुके हैं जिनका इलाज के लिए जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है। आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके का खौफ लोगों में देखने को मिला है और आप लोग क्या तैयारी की है उससे बचने के लिए? देखिए, पूरे इस चिरई गांव के इलाके में जो ब्लॉक है, इसमें 100 के लगभग गांव आते हैं, और ये जो चिरई गांव का जो मेन इलाका जहाँ पे तेंदुआ, वहाँ के करीब 25 से 20 गांवों में इस समय दहशत का माहौल है। रात में जो लोग बाहर सोते थे वो लोग रात भर बाहर सोए नहीं, लेकिन आज सुबह जो है 7 बजे तेंदुए का लोकेशन वहां से नवापुरा से हट करके बरियासनपुर के पास भट्ठे में एक नींबू के बगीचे में मिला है। अभी भी जो तेंदुआ है वो वन विभाग के गिरफ्त से बाहर है और उसका लोकेशन लगातार चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। खबर बरेली से आपको बताते हैं, पुरानी रंजिश में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। एहसान ने साथियों के साथ मुस्तकीम की हत्या की है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो चुका है। भोजपुरा थाना क्षेत्र के रमपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी खबर बताइएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि देर रात जो मृतक एहसान है, उसके ऊपर एहसान ने अपने जो पुरानी रंजिश को लेकर अपने युवक पर हमला कर दिया, और बताया जा रहा था कि उसमें ताबड़तोड़ अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से वार किए, धारदार हथियार से वार किए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब परिजनों ने इस पूरे मामले को जिला CHC जहां इलाज के लिए ले गए, तो जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया है, और फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या था, कि देर रात में घटना हुई है। घटना के बाद से लगातार पुलिस को सूचना नहीं दी गई, और CHC से बात की सूचना आई है कि एक युवक इलाज के लिए आया है और उसकी मौत हो गई है। इन तमाम पहलुओं को रखकर जांच की जा रही है। फिलहाल जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है हत्या का, वो लोग फरार बताए जा रहे हैं, और पुलिस जल्दी इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। खबर अलीगढ़ से आपको बताते हैं, पनेठी के पास एहलदादपुर में गोकुशी की घटना सामने आई है। गोकुशों को हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ा है। गोकुशी करने वाले 2 लोगों को बंधक बनाकर पीटा गया। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ का आरोप लग रहा है। थाना अकराबाद एहलदादपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। अरे हम पे कोई दिक्कत है, तुम पे लौट गई है, तुम अपना बचाव करो। ये देखो भाई, ये मुसलमानों ने गाय काटी हमारे इनके कलाई में। यहाँ पे हमें सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक गाड़ी आने वाली है जिसमें गाय कटती है और रोज जाती है गाड़ी, मगर आज मौके पे हम सारे लोग इकट्ठे हुए गांव से, और यहाँ गांव के भी लोग थे। यहाँ हमने पकड़ी
ये पनेटी के पास में कोई गांव है, यहीं पे गाड़ी पकड़ी है और ये हमारे साथ के 2-3 लोग थे। पहले उसमें मैक्स चढ़ा रहा था, उसके बाद हम सबको वहाँ से सूचना मिली, जब हम सब आए यहाँ पे तब जाके इसको पकड़ा और पुलिस वालों ने उनको डॉक्टरी के लिए भेज दिया। ये गाड़ी सर पिछले 15 दिन पहले यूपी 81 FT 073 में सूचना मिली थी कि इस गाड़ी में मीट आ रहा है। मैंने ये गाड़ी वहाँ एसवर्धन के साथ मिलकर सिकंदरपुरा नहर पे उनके साथ प्रशासन में भी बैठा था, लेकिन ये गाड़ी पनेटी चौकी पकड़ ली जाती साहब उस दिन। तो जो पनेटी चौकी इंचार्ज थे उस समय सचिन नाम उनका शायद ऐसा ही कुछ, नई उम्र के ही हैं, वो मुझसे बोले कि इसमें भैंस का मीट है, आप जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ सब चलाया था। आज यही गाड़ी वही नंबर है साहब 073 दोबारा पकड़ी जाती है। 7-8 हमारे कार्यकर्ता थे, सूचना पे हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे सब इस गाड़ी का पीछा किया। हमारी एक बाइक को टक्कर मारी गई, हमारे कार्यकर्ता भी घायल है, हम पे चाकू से रोड से हमला भी किया गया था साहब। 2 चाकू थे उनके पास। जैसे हम पे हमला हुआ तो साहब यहाँ गांव के सब आसपास के लोग आए थे, बहुत सारे लोग आ गए, तब जाके हमें जो हम भी बच पाए वो लोग पकड़ लिए गए। वो 4 लोग पकड़े गए साहब, 4 लोग पकड़ने प्रशासन। किस चीज का मीट था? सब गाय का मीट है साहब, दिख रहा है साहब। सैंपलिंग हो चुकी है और टेस्टिंग भी गया और सब गाय का मीट है। जी देखिए, आज सुबह थाना अर्जुगंज क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग कुछ पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पे कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पे उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया, तो उनको तुरंत ही उनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उसके उपरांत यहाँ पे जो भी पब्लिक थी, उनके जो आरोप थे, सभी आरोपों पे जो है जाँच की जा रही है। और क्योंकि वो जो पशु था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता थी, तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में थाना अर्जुगंज में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जैसी भी इसमें आगे विवेचना में तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुंदर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुंदर, क्या निकल कर आया? क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है ये, इसलिए कोई भी जानकारी माहौल खराब कर सकती है, गलत जानकारी, लिहाजा बताइएगा अभी तक क्या निकल कर आया है, ऑफिशियल क्या कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा घटनाक्रम अलीगढ़ के थाना अर्जुगंज इलाके के एलादापुर स्टेडियम के पास की है, जहां हिंदूवादियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ लंबे समय से कुछ लोग जो है वो गाय का मीट ले जाते हैं, जिसकी सूचना पर आज बड़ी तादाद में हिंदूवादी मौके पर पहुंचे और जिस गाड़ी में मीट ले जाया जा रहा था, जो आरोप लगाया गया कि वो गाय का मीट था, उसे रोक लिया गया और उसमें जो 4 लोग सवार थे उनके साथ मारपीट की घटना को कारित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें नंगा करके पीटा गया है, मारपीट उनके साथ बहुत ज्यादा की गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और हिंदूवादियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हिंदूवादी अपने रवैये पर रह गए। उनका कहना है कि जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार गौकसी की घटना हो रही है उससे माहौल खराब हो रहा है। स्थानीय पुलिस को भी इसके लिए कई बार सूचना दी गई और कई बार कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन स्थानीय पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती है। इसी की वजह है जो लगातार इस तरीके की घटना देखने मिल रही है। आज बड़ी तादाद में हिंदूवादी एकत्रित हुए, जिन्होंने काफी देर तक हंगामा किया, रोड जाम किया और जो गौकसी कर जो मांस जिस गाड़ी में ले जा रहे थे उस गाड़ी में भी आग लगा दी। वो एसपी ग्रामीण की माने तो उनका कहना है कि जैसे ही घटना की जानकारी उन्हें हुई तो तत्काल वो पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो लोग हंगामा कर रहे थे, जो लोग उपद्रव करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें समझाने का प्रयास किया और उनके साथ वार्ता की कि आखिर ये जो आप आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और जो जांच के उपरांत जो निकल के आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सुंदर, ये जरूरी भी है कि ऑफिशियली जो जांच हो, जांच निष्पक्ष हो और किसी तरह से माहौल खराब ना हो। एक बड़ी खबर श्रावस्ती से आपको बताते हैं। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है। एसपी के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पाकिस्तानी घुसपैठियों के नेपाल मार्ग से प्रवेश का इनपुट मिला। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी, इसी वजह से हाई अलर्ट किया गया। बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। एसएसबी, एपीएफ, पुलिस बल का सुइया बॉर्डर पर फ्लैग मार्च भी हुआ। हेमपुर चेक पोस्ट पर चला संयुक्त चेकिंग अभियान। जंगल, नदी और पहाड़ी रास्तों पर जवान तैनात हैं। एसएसबी, एपीएफ ने स्थापित किए संयुक्त चेकिंग पॉइंट्स। पूरे बॉर्डर क्षेत्र में जो हमारे नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर जो सुरक्षा के लिए लगी एसएसबी और उनके एसी साहब हमारे साथ हैं। पुलिस और एसएसबी मिल करके रेगुलर बॉर्डर पे फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है। अतिरिक्त पुलिस चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं और लगातार हम लोग सक्रिय हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है और इसके साथ ही हम लोग जनता से मिल करके और नेपाल के जो आम पुलिस है उससे भी संपर्क करके नियमित तौर पर हम लोग सतर्क हैं, पूरी तरह मिलता है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, हालांकि जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से ही बॉर्डर स्पेसिफिक जो एरियाज थे उन पर अलर्ट कर दिया गया था,
अभी जो है सडन क्या कोई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है? हालांकि सराहनीय है फैसला। जी आपको बता दें, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार बॉर्डर क्षेत्र की चौकसी बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस बीच में सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला कि कुछ घुसपैठियां हैं जो बांग्लादेशी है और पाकिस्तानी है, वो भारत में घुसने के फिराक में है। श्रावस्ती और नेपाल की खुली सीमा है जो 62 किलोमीटर की खुली सीमा है। इससे भी आशंका जताई जा रही है कि नेपाल के रास्ते कहीं भारत में ये यहाँ से एंट्री न कर जाएं। इसको लेकर के एसपी घनश्याम चौरसिया के द्वारा लगातार चौकसी बरती जा रही है। ग्राम सुरक्षा समितियों की इसके साथ बैठक की जा रही है। बॉर्डर क्षेत्र में जो सेना है और एसएसबी के जवान है, पुलिस की संयुक्त टीम लगाई गई है, स्क्वाड लगाया गया है और ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही। हर आने जाने वाले पर की संदिग्ध की चेकिंग की जा रही है। जी लगातार चौकसी बरती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। एक खबर बाराबंकी से आपको बताते हैं। शादी के 3 साल बाद पत्नी को दिया 3 तलाक। बुलेट बाइक मांगी थी, नहीं दी गई तो तलाक दे दिया, ऐसा कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। महिला ने पति और परिवार के अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर पीटते थे। पति, सास, जेठ, ननद, नंदोई पर भी मामला दर्ज कराया है। कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के मदारपुर गांव का मामला है। पहले से मारते थे, 2-4 बार मारा पीटा। उसके बाद में फिर उस दिन जो है 15 तारीख को इन्होंने मार की। उसके बाद उसको तलाक भी दे दिए। वो मारने के बाद सब लड़की बेहोश हो गई तो उसको बाहर ढकेल दिए। तो उसकी जेठानी ने छुड़ाया, मारते वक्त उसकी गर्दन काट दिया, जानलेवा हमला करने की कोशिश की। तो वो लड़की ने जो है इसकी जेठानी ने छुड़ाकर जो है हमको टेलीफोन मतलब बाहर से मिला, बाहर मतलब मोहल्ले के लोग निकल दिया। तो हम लोग पहुँचे तो ये लोग हमको गाली गुप्ताली बकने लगे। हमारे साथ 3 साल की शादी हो गई है। उसके बाद 1 साल का आदेश रखे। दूसरे साल से मारपीट बहुत करने लगे, बहुत मारते थे। उसके बाद हमारी जेवर सारी दिए ली। उसके बाद जब 15 तारीख का जब मारिन तो तलाक दे दी। खबर बाराबंकी से आपको बताते हैं। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर नहीं पहुंची बारात। दुल्हन मेहंदी लगाकर रात भर इंतजार करती रही। पिता ने लगाया बाइक 1 लाख मांगने का आरोप। उसके पिता ने सोने की चेन भी मांगी। पिता ये आरोप लगा रहे दूल्हे के पिता ने, और दूल्हे की बीमारी का बहाना बनाकर बारात नहीं लाए। दुल्हन के पीड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। कोतवाली बदोसराय के कसलेड़ाडीह गांव का मामला बताया जा रहा है। वो बारात लाने को हमसे बोले कि हम बारात लेकर के आएंगे। बोले कि आप अपने बात से कहिए कि सारा इंतजाम करिए और हम बारात लेकर के आएंगे। फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम बारात नहीं। क्या मांग थी उनकी? उनकी मांग थी कि हमको अपाची गाड़ी चाहिए, 1 लाख रुपया नगद चाहिए। अच्छा। और ऊपर बोले कि हमें 1 तोला की चैन चाहिए सोने की। हमारे बाप को भी 1 तोला की चैन चाहिए। इसीलिए बारात नहीं लेके? इसीलिए बारात नहीं आई। कल आप बात करने के लिए संपर्क किया, क्या हुआ? बात नहीं हुई कल। साहब कल 23 तारीख रहे और जो है कल शादी रहा लड़की की, और इन लोगों ने हमको धोखा दिया है और सिर्फ बतावत रहे कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, और सिर्फ बेड के ऊपर डाल के हमका बेवकूफ़ बनावत रहे हैं। और जो साहब 1 लाख रुपया नगद और कहना गाड़ी अपाची ले आए हैं। हाँ, आपने दहेज में क्या दिया था? आपका दहेज लगा? हम सर जो है लड़की की विदाई सामान हम कर पाए हैं और बाकी दहेज हम दे न पीबे दहेज। खबर आगरा से आपको बता दें। नौकरी लगवाने के नाम पर मजदूर के बेटे से ठगी। चपरासी की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठग लिए 7,75,000 रुपए। ठग ने खुद को हाईकोर्ट का वकील बताया, ऊंची पहुंच वाला बताया। सिकंदरा सब्जी मंडी में काम करता है पीड़ित का पिता। साथी कर्मचारी ने परिचित अधिवक्ता से मिलवाया था। अधिवक्ता ने 2 बार दिए नियुक्ति पत्र, दोनों निकले फर्जी। देवेंद्र बघेल ने जजों मंत्रियों से सेटिंग का दिया था झांसा। पीड़ित ज्वाइनिंग के लिए गया, आरोपी लखनऊ में घुमाता रहा। रुपए मांगने पर दिया, आरोपी ने चेक दिया, बैंक में बाउंस हुआ। साक्ष्य संकलन
जांच करके कार्रवाई करने में जुटी हुई है सिकंदरा पुलिस। शोभित हमारे साथ जुड़े। शोभित, डिटेल बताइएगा, किस तरह का ये स्कैम हुआ, किस तरह का प्रॉमिस किया गया था? देखिए जीनत, चपरासी नौकरी दिलवाने के नाम पे ये पूरा खेल किया गया मजदूर के बेटे के साथ। मजदूर को लुभावने लालच दिखाया गया कि तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी और करीब इससे 8 लाख रुपए ठग लिए गए। एक बड़ी रकम है मजदूर के लिए, और उसकी नौकरी तो नहीं लगी, बल्कि उसको चक्कर लगाया, उसको बताया कि मेरे मंत्री जानने वाले हैं, मेरे बड़ा अधिकारी जानने वाले हैं। लेकिन जब वो हार गया, जो समझ गया कि धोखा हो चुका है, तो पहुंचता है वो अधिकारियों के पास और अब मुकदमा दर्ज हो गया, इसमें कार्रवाई की बात हो रही है। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर हाथरस से। गणेश सिटी में बंद मकान पर चोरों ने बोला धावा। तकरीबन 25 लाख की ज्वेलरी, नकदी पर हाथ साफ कर लिया। 1 लाख नगद, 25 तोले के सोने के जेवर चोरी। पीड़ित कॉलोनाइजर पर घर की पुख्ता सुरक्षा न देने का आरोप है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गणेश सिटी के फेज 5 की घटना बताई जा रही है। खबर एटा से है। एटा कोर्ट में मुन्ना भाई पकड़े जाने का मामला। मुन्ना भाई का मेडिकल कराने लेकर पहुंची पुलिस। 10 लाख रुपए देकर दूसरे से दिलाई थी परीक्षा। ज्वाइनिंग के समय फोटो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। फोटो फिंगरप्रिंट नहीं होने पर पकड़ा गया आरोपी। ग्रुप डी की जॉब के लिए आया था। आगरा का नवजोत। आरोपी नवजोत को मेडिकल के बाद पुलिस भेजी जेल। खबर आगरा से ही है। पुलिस ने एनकाउंटर के आंकड़े जारी किए हैं। 25 दिनों में पुलिस बदमाशों के बीच 16 एनकाउंटर हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान 27 बदमाशों को किया गया है गिरफ्तार। 18 बदमाश एनकाउंटर में गोली लगने से जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश की मौत भी हुई है। कई इनामिया बदमाशों को पुलिस ने जेल भेजा, जो कि हत्या, लूट, डकैती के आरोपी भी रहे हैं और अरेस्ट किए गए हैं कुछ। इसमें लगभग 1 महीने से अभियान चल रहा है। इसमें अपराध और अपराधियों को अंकुश लगाने के सीपी सर के निर्देशन में लगातार थाना स्तरीय टीम, एसीपी की टीम और एसओजी सर्विलांस कार्य कर रही है। इस पूरे क्रम में 28 अप्रैल के बाद अब तक लगभग 16 एनकाउंटर हो चुके हैं और इसमें लगभग 27 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 18 लोग घायल हुए हैं। ये हत्या, चोरी, लूट आदि जघन्य जो अपराध है, अलग अलग इनके अपराधी रहे हैं और इनके पास से अलग अलग तरह की चीजें भी बरामद हुई हैं। सबको मुकदमा भी पंजीकृत है और उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई भी आगे चल रही है। पिछले कुछ दिनों में ही आगरा पुलिस ने एनकाउंटर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 से अधिक एनकाउंटर कर दिए हैं, जिससे अपराधियों की कमर टूट गई है। 27 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं कईयों को गोलियां भी लगी हैं। इसमें कुख्यात बदमाश हैं जो हत्या, लूट, डकैती ऐसी वारदातों में शामिल रहे हैं। आगरा पुलिस का साफ मैसेज है, आराम से रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप अपराध कहेंगे तो आपकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। क्या नाम है? गीतम के साथ विजय द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा। खबर सहारनपुर से आपको बताते हैं। गोविंद नगर में एक्ट्रेस उर्मिला के मकान पर कब्जा। मुंबई उत्तराखंड से आई 4 महिलाओं ने कब्जा किया है। उर्मिला की गैर मौजूदगी में ताला तोड़कर कब्जा किया गया। पुलिस ने पहुंचकर महिलाओं को हिरासत में लिया है। थाना सदर बाजार में महिलाओं से पूछताछ जारी है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के गोविंद नगर का मामला बताया जा रहा है। लियाकत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लियाकत, किस तरह से घर में घुसी हैं जबरन और 4 महिलाएं आए हैं? क्या कोई विवाद चल रहा था इनका? किसी तरह से पैसों का लेन देन हुआ था? देखिए जीनत, आपको मैं बताऊं, ये मामला थाना सदर बाजार के गोविंद नगर का है। ये जो अभिनेत्री उर्मिला शर्मा है, ये हाल फिलहाल में मुंबई में मौजूद बताया जा रहा है। ये जो 4 महिलाएं हैं, 2 इसमें उत्तराखंड की हैं, 2 मुंबई की बताई जा रही हैं। इन चारों महिलाओं ने देर रात मकान के ताले तोड़कर उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। किसी तरीके से उर्मिला को जो पता चला, उसने थाना सदर बाजार पुलिस को सूचना दी है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। इन महिलाओं को किसी तरह समझा बुझाकर मकान से बाहर किया और इनको हिरासत में लेते हुए थाना सदर बाजार में इनको लाया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो एसपी सिटी बिंदल है, उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो उर्मिला है, उसका भी साफ तौर से आरोप है। वो उत्तराखंड के एक विधायक हैं सुरेश राठौर, जो हरिद्वार के जवाला नगर से आते हैं। उनके साथ किसी विवाद को लेकर ये महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। इसी बात को लेकर इन महिलाओं ने मकान पर कब्जा किया था। जी शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर ये मामला लगता है अब हाई प्रोफाइल होगा।
क्योंकि एक पॉलिटिशियन की एंट्री होती है। अब क्या ये मकान गिफ्ट में दिया गया था 5 को, किसी एक ने ले लिया, जांच का विषय है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। ललितपुर से खबर आ रही है, नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर युवती को किया गया ब्लैकमेल। युवतियों को नौकरी का झांसा देकर बनाए संबंध, शिकायत पर आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म की खबर सामने आ रही है। जी, उन्होंने इमरान हाशमी नाम है उसका, और उसने जॉब के सिलसिले में हमारे पापा से भी बात की थी, हमसे भी बात की थी, और लैब टेक्नीशियन का मामला था, इसलिए वो हमें एक बार लखनऊ भी ले गए। उन्होंने वहाँ पे कोई नशीली वाली चीज़ देके और हमारे साथ दुष्कर्म की, और उसके बाद उन्होंने हमें वीडियो दिखाकर कई बार ब्लैकमेल भी किया ताकि हम लखनऊ जाएं। और इस सारी घटना में एक औरत भी है, अर्चना तिवारी नाम है उनका। और एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है और बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर जारी हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करें या पंजाब के मुख्यमंत्री का जिक्र करें या अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की हम बात करें, तो एक तस्वीर सामने आई है, वो हम जरूर आपको दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये नीति आयोग की बैठक की। हालांकि शाम को संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो भी आएंगे, बात रखेंगे। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी हैं और अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो बीजेपी शासित हो या ना हो। तो आप तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे हैं और उसके अलावा चाहे वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हो या फिर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो या फिर आप 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स की बात करें या फिर उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन राज्यों के, उनकी बात करें। तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ अधिकारी भी और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। नीति आयोग की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले सफ़े में हैं, पहली ही कतार में आप उनको देख पा रहे हैं, पहली लाइन में। और चाहे देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करें या फिर हम भगवंत मान की बात करें, तो ये मुख्यमंत्री जो हैं सभी एक हमें कहें कि एक साथ जो अमूमन तस्वीर होती है जो कि सिंबॉलिक होती है, एज अ सिंबल, फिर उसे लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। तो वो तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि अमूमन आर्काइव हो जाती हैं। जब हम इंडियन पॉलिटिक्स की पिक्चर्स के आर्काइव करने की बात करते हैं तो ये कुछ वैसी तस्वीरें होती हैं और उसी में से ये एक तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं। विकसित भारत और टीम इंडिया, ये 2 शब्द आज जो हैं वो ज़रूर इस बैठक से पहले चर्चा में आए हैं। अब शाम को ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा कि इस